हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। इंडसइंड बैंक के बारे में पिछले काफ़ी दिनों से मेरे पास क्वेरी आ रही है और बहुत सारी बैंक्स के बारे में क्वेरी है कि बैंक्स के स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं। कुछ बैंक्स के स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, उसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन इस वीडियो को देखने के बाद आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कुछ बैंकों के तो ज़्यादा क्यों गिरे हैं और कुछ के कम क्यों गिरे, और आगे की क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं जिसकी वजह से अपना जो लॉस है उससे अपन बहुत ज़्यादा लॉस से बच सकें। क्योंकि मैंने देखा है कि इंडसइंड बैंक का तो लोगों ने 450 440 और उससे भी हाई में खरीद रखे थे स्टॉक, और आज ये जो स्टॉक है ये गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है ये पूरा इस वीडियो में आपको एनालिसिस के साथ मैंने बनाया है, और ये आप पूरा वीडियो देखें और लास्ट तक देख के आप ये भी बताएं कमेंट में मेरे को कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको मेरे एनालिसिस में कोई भी कमी लगती है या आपको उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। तो अब अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसके अंदर आप सबसे पहले तो मैंने देखो ये अपना चार्ट है कल तक का, आज और फर्दर 2 पॉइंट समथिंग परसेंट और गिर चुका है। उसका रीजन ये है कि अपने जो गवर्नर साहब हैं, आरबीआई के गवर्नर साहब हैं, उन्होंने 3 मंथ का ईएमआई पे मोरेटोरियम और बढ़ा दिया है, और मतलब जो बैंकों को रिलैक्सेशन है ना वो कोई इतनी खास दी नहीं है, जिसकी वजह से स्टॉक्स और नीचे चले गए। सारे बैंक्स के स्टॉक कुछ नीचे जा रहे हैं, इवन एसबीआई और सारी बैंकों के। वो तो होना ही था, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों को राहत देने के लिए उन्होंने 3 महीने का वो ऐलान कर दिया है कि पहले 3 महीने का दिया था, अब 3 महीने और बढ़ा दिया, और 6 महीने तक किसी को ईएमआई देने की जरूरत नहीं है। उस ईएमआई को उसके बाद से शुरू करेंगे। तो लोगों जो बैंक्स हैं उनके पास जो केस आ रहा था, जो इंटरेस्ट आ रहा था, जो मनी आ रही थी वो तो रुकी गई, जिसकी वजह से स्टॉक्स के अंदर थोड़ी सी मंदी दिखाई दे रही है। लेकिन अभी अपना जो मेन मोटिव है वो है कि जो ये बहुत ज़्यादा रैली, बहुत ज़्यादा गिरावट दिखी है इनमें, इसके बारे में मेन फोकस रहेगा अपना। तो आप देख सकते हो ये है 24 फरवरी। 24 फरवरी को अपन ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, जब कोरोना का इंडिया में आना ही हुआ था, शुरू ही हुआ था, तब ये इसका स्टॉक की प्राइस थी 1170। अपन 1170 लेके चल रहे हैं, तो 1170 और आज जो जो कल शाम तक की प्राइस है, आज अभी शाम तक के रिजल्ट आ जाएंगे, 2-3% और कम मान लेना, तो ये जो निकालेंगे ना तो अपन को अराउंड 70% तक जाता दिख रहा है ग्राफ, अराउंड 70% तक गिर चुका है इंडसइंड। तो इसके पीछे का रीजन क्या है पहले तो ये बता देता हूं। तो उसके लिए आपको है ना पहले थोड़ा सा डिटेल में 2-3 बैंकों को देखना पड़ेगा, एक बैंक से आपको पता नहीं चलेगा। इंडसइंड बैंक का सबसे पहले एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, एनएसई की वेबसाइट पे आप भी जाके देख सकते हो इसके बारे में। तो इसमें एक चीज आपको गौर करके देखनी पड़ेगी, जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस पे ध्यान दो आप। शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊंगा मैं, 5 बैंकों का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊंगा, उसके बाद में आप खुद एनालिसिस करके बता दोगे कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसमें देखो जो ये प्रोमोटर्स और प्रोमोटर, और इसके ये देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस शेयर में तेजी कब आएगी, किस मोमेंट पे इस शेयर में तेजी आएगी, वो मोमेंट भी आप खुद पता कर लोगे ये वीडियो पूरा देखने के बाद। तो आप यहाँ पे देखिए जो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप हैं उनके अंदर उनके पास आज की डेट में 14.34% जो स्टेक है वो है। तो आप इंडसइंड बैंक का जो 14.34% स्टेक है वो है प्रमोटर के पास, और 85.66% जो स्टेक है वो है पब्लिक के पास। तो लगभग 14% अपन मान के चल रहे हैं कि प्रमोटर्स के पास शेयर है। अब ये बता दूं आपको कि प्रमोटर्स क्या होते हैं। प्रमोटर्स किसी कंपनी के वो इन्वेस्टर होते हैं जो या तो शुरू में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल की रिलायंस जियो है। रिलायंस जियो में जो अभी अपन देखें हाल फिलहाल में पिछले 2-3 वीक के अंदर रिलायंस जियो ने 74,000 करोड़ का इसने जो इन्वेस्टमेंट ले लिया है, वो क्या है, इसके प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप हैं, वो उसके बेस ग्रुप बन जाएंगे, क्योंकि अभी तक आईपीओ भी नहीं आया है रिलायंस जियो का। तो ये प्रमोटर किस काम आते हैं, प्रमोटर देते हैं किसी कंपनी को स्टेबिलिटी, इस ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी देते हैं प्रमोटर्स। लेकिन अगर प्रमोटर्स नहीं रहते हैं और पब्लिक ज़्यादा रहती है तो पब्लिक क्या हो जाती है, छोटी सी न्यूज़ पे भी पैनिक हो जाती है, पैनिक करके बेचने लग जाती है स्टॉक को, और स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाता है। इसलिए आप हमेशा ऐसा ध्यान रखा करो कि जहाँ पे प्रमोटर्स थोड़े से ज़्यादा हो, प्रमोटर्स थोड़े से इफेक्टिव हो, अच्छे प्रमोटर्स हो, तो उस कंपनी की ग्रोथ बेटर रहती है एज कंपेयर टू जहां पे पब्लिक थोड़ी ज्यादा हो। अब इस बैंक के अंदर आपको देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, एक का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, यहाँ पे जो 85% है, ठीक है।
अब एक दूसरी बैंक लेता हूँ आगे, वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक है ना, उसका था 728 पे, और आज लो से अपन को लो तो बहुत ही नीचे बनाया, लेकिन लो पे अभी एक बार नहीं जाना है। 362 का भी लो बना चुके, जो लो है ना वो बहुत नीचे बना चुकी है, लेकिन जो आज के टाइम की प्राइस है वो है 357। तो इससे अपन अगर मोटा मोटा परसेंटेज निकाल के देखेंगे तो 52% के राउंड आएगा। तो ये भी बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। पिछले 2-3 महीने में इतना ज़्यादा गिर गया कोई स्टॉक, अब ये इतना ही वापस बढ़ेगा ना, तो ये इसके अंदर है ना इतना ही ज़्यादा बढ़ेगा तो ये परसेंटेज ज़्यादा निकलेगी, 52 से भी ज़्यादा निकलेगी। क्योंकि कोई कोई प्राइस मान लो 100 है, 100 से अपन को उसको 50% करने के लिए 50 लाना पड़ता है, फिर उसको वापस 100 करने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, 100% बढ़ाना पड़ेगा। 100 करने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, 100%, मतलब डबल प्राइस हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगा। मतलब गिरा तो आधा और हो जाएगा, यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो 2 गुना हो जाएगा अगर उस सेम पहले वाली प्राइस पे चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक्सिस बैंक का भी मैं आपको देखो, एक्सिस बैंक का भी एनएससी की वेबसाइट पे आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ध्यान से देखो, ये मेन चीज है। इसमें भी आप देखोगे तो उससे 2% ही ज्यादा है, मतलब 16% है इसमें। इसमें 16% है, उसमें 14% था, 14.28 मान लो। तो आप ये देखो कि इनका जो ये प्रमोटर ग्रुप है, इनका स्टेक बहुत कम के बराबर है, बहुत कम है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि जो अगर आप 50 बैंकों के अंदर आरबीआई ने नियम बना रखा है, अगर आप 15% से ऊपर प्रमोटर ग्रुप का स्टेक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो आपको एक गुड न्यूज, अगर इंडसइंड में आपने अप्लाई कर रखा है, इंडसइंड के आपने स्टेक ले रखे हैं, तो आपके लिए एक गुड न्यूज ये है कि उसने ऑलरेडी आरबीआई के अंदर अप्लाई कर रखा है इसके लिए कि हमारा जो 15% है वो लिमिट बढ़ा के 29% की जाए, 29% की जाए। और दोस्तों जिस दिन ये लिमिट बढ़ गई, ये अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि कोटक महिंद्रा का भी अभी अप्रूव किया था, ये अप्रूव होके, और जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो अगर इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, अगर इस बैंक के अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी, बहुत ज्यादा। ये तो आप उसी दिन, तो इसलिए अगर जो नए नए जो इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने अभी तक इस बैंक के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है, वो वेट कर सकते हैं तब तक जब तक कि कोई बड़ी कंपनी इसके अंदर इन्वेस्ट ना करे। वो भी न्यूज बताऊंगा कि कौन सी इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रही है, वो न्यूज भी इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। उससे पहले अपन जो बात कर रहे थे ना, उसका निचोड़ निकालते हैं। तो आगे चलते हैं, अपन एक्सिस बैंक का देख लिया अपन ने। एक्सिस बैंक के अंदर भी बहुत कम है प्रमोटर्स का स्टेक, तो इसलिए स्टेबिलिटी नहीं है। तीसरा आप देखो आईसीआईसी बैंक। आईसीआई बैंक के अंदर आप सेम चीज इसमें देखोगे, ये भी 45% गिर चुका है। ये उनके कंपेरेटिवली थोड़ा कम है, 45%, मतलब उनका 50 था और एक का 70 के लगभग था, तो उनसे थोड़ा कम है, क्योंकि इसका एनपीए भी इतना ज्यादा नहीं है। और दूसरी चीज, एक तो एनपीए मतलब जो कर्जा डूब जाता है ना, तो जो वापस नहीं आता, तो वो भी इसका इतना ज्यादा नहीं है। और दूसरी चीज, ये बैंक थोड़ी रेपुटेबल है, कस्टमर का इस पे बिलीव है। इसके अंदर 100% पब्लिक का स्टेक है, फिर भी है ना वो बिलीव कर रहे हैं इसके अंदर उनका फेथ है कि आईसीआईसी कहीं बर्बाद नहीं होगी, आईसीआईसी को कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो पब्लिक है ना वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन इसमें अभी तक वो थोड़ी सी इस पे बिलीव कर रखा है, इसलिए ये 45% तक ही गया है। आप इसको देख लो, इसका आप देखोगे एनएससी की वेबसाइट पे, तो इसका 100% पब्लिक का ही दिखा रहा है इसके अंदर। और प्रमोटर्स में इसने अभी तक कोई बड़ा प्रमोटर इसके अंदर आया नहीं है। उसके बाद में आप अब जो सिक्के का दूसरा पहलू है उसकी बात करते हैं। जो मैंने ये तो बता दिया कि जिसके अंदर ये कम जो परसेंटेज है प्रमोटर्स का, वो सारी कंपनी तो मैंने आपको, वो सारी बैंक्स तो मैंने आपको बता दी। अब कुछ एग्जांपल के लिए कुछ बैंक्स ऐसी लूंगा जिनके अंदर जो प्रमोटर्स है उनका परसेंटेज ज़्यादा है, हाल फिलहाल में बढ़ा है, तो उनका स्टॉक अलग ही दिखेगा आपको। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, तो उसके अंदर आप देखो तो जैसे मैं इसका यहाँ भी नहीं ले रहा हूँ, मैं इसका हाई ले रहा हूँ, यहाँ पे लगभग इसका हाई लिया, तो हाई इसका 1678 या 1678, और आज के टाइम पे अपन इसका देखें तो ये है 1153। तो इसका जो परसेंटेज आप निकालोगे, जो परसेंटेज गिरा है वो निकालोगे, तो लमसम 30 से 33 इतना लगभग परसेंटेज आएगा। आप एकदम एक्यूरेट निकाल के देख लेना, इतना ही परसेंटेज आएगा। तो आप यहाँ से अगर ये डेटा को एनालिसिस करें तो आप देख सकते हो कि ये इतना कम क्यों गिरा।
तो इसमें वही चीज़ जो मैंने चीज़ बताई है, एक बार उसको एनालिसिस कर लेते हैं कि जो प्रमोटर्स हैं, जो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप हैं, वो इसमें 29.92 है। 29.92 है दोस्तों। 30% के लगभग तो प्रमोटर्स ही हैं। अब प्रमोटर्स मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के शुरू में बता दिया था कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंपनी को। किसी भी कंपनी को अगर स्टेबल रहना है तो उसके लिए प्रमोटर्स होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रमोटर्स बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो इतना जल्दी से इन्वेस्टमेंट को हटाते नहीं। वो थोड़ा देखते हैं, एकदम ही बुरी हालत हो जाए, एकदम ही बुरी हालत हो जाए तब तो बेच देते हैं। लेकिन जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी वॉरेन बफेट ने थोड़े दिन पहले एयरलाइंस का स्टॉक सारे ही बेच दिए थे उन्होंने। तो उसके पीछे रीजन था कि उनको कोई ग्रोथ नहीं लग रही थी। पिछले अगले 1 साल तक एयरलाइंस के स्टॉक में कोई ग्रोथ ही नहीं दिख रही थी उनको, ये कोरोना की वजह से। तो इसलिए उन्होंने सारे बेच दिए। ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत मुश्किल से अपनी मनी को उठाते हैं वापस, तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। तो इसलिए ये जो स्टॉक है ये कम गिरा बैंक का। अब एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, अगर इससे भी समझ में नहीं आया तो आप देख सकते हो HDFC बैंक लिमिटेड। अब HDFC बैंक लिमिटेड है ना, इसका शेयर आज के टाइम है 860, और जब कोरोना का लगभग इंडिया में आया नहीं था उससे पहले था ये 1200। अब ये लीडिंग बैंक में आता है, इसमें आप देख सकते हो लीडिंग प्राइवेट बैंक में आता है। तो इसमें आप अगर परसेंटेज निकालोगे तो इसका भी बहुत कम परसेंटेज आएगा, जो गिरा हुआ परसेंटेज है दूसरों को देखने के अलावा। अगर दूसरी बैंक को कंपेयर करें तो इसका बहुत कम गिरी है, अगर उनको कंपेयर करें तो बहुत कम गिरी है। तो इसका भी सेम स्टेबिलिटी वाला रीजन है। स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? प्रोमोटर्स। आप इसका भी NSE की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसमें जो प्रमोटर्स हैं वो है 26.14%, और इसके अंदर कुछ और प्रमोटर्स भी अभी ऐड हुए थे। जो चाइना की जो बैंक है, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, तो उसने भी लगभग 1% तो इसके अंदर हिस्सेदारी खरीद रखी है। तो इसके अंदर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो अपनी मनी इसमें लगा रहे हैं और वो हटा नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से किसी भी कंपनी में स्टेबिलिटी आती है। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो, आप समझोगे तो आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा ये गणित क्या है। अब मैं आपको जो मेन चीज़ क्या थी कि मेरे को ये बताना था कि इंडसइंड बैंक के अंदर कोई आगे फ्यूचर में कोई ऐसा हो सकता है क्या कि प्रमोटर्स बढ़े। जिस दिन प्रमोटर्स बढ़ेंगे उस दिन आप पूरा अलर्ट रहना, पूरा का पूरा अलर्ट रहना, क्योंकि जैसे ये न्यूज आएगी आप ऑटोमेटिकली देख लेना 50, 100, 150 रुपये तो ऑटोमेटिकली शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो जापान की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, अभी की लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूँ, जो जापान की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है निप्पॉन लाइफ है, उसने बात करना स्टार्ट कर दिया है इंडसइंड बैंक के साथ कि वो स्टेक एक्वायर करना चाहते हैं, और वो इनिशियली ही 100 to 150 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और टोटल उन्होंने बोला है कि 500 मिलियन डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट या इससे भी ज़्यादा हम कर देंगे इसके अंदर, अगर ये आपकी RBI जो है वो एग्री कर जाती है। तो जैसे ही RBI एग्री करेगी उसके, क्योंकि RBI से बात करने के लिए हिंदुजा ग्रुप चले गए हैं RBI के पास। हिंदुजा ग्रुप के पास इसके मैक्सिमम वो स्टेक हैं इसके जो इंडसइंड बैंक के, तो वो चले गए हैं उनसे बात करने के लिए RBI से, और उन्होंने बोल भी दिया RBI को। तो RBI जैसे ही एग्री करती है उसके बाद में ये इन्वेस्टमेंट आएंगे, और इन्वेस्टमेंट आएंगे तो ये इसका वैल्यू वापस अचानक से बढ़ जाएगी। उसकी आप टेंशन मत लो। मेन चीज़ ये है कि अब इन्वेस्ट कर दिया है तो इतना लॉस में अब बाकी तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस में बेचना भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आपको ये एनालिसिस कैसा लगा आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा भी लगा हो, चाहे अच्छा लगा हो, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। और आगे भी इसी टाइप के एनालिसिस आपको मैं देता रहूँगा इसी चैनल पे। थैंक यू दोस्तों।